सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को जो है शुभकामनाएं। देश के या विदेश के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं, उन सब का स्वागत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और हमारे बीच मौजूद हैं बहुत सारे लोग, बौद्ध अनुयायी भी हो सकते हैं या फिर अन्य धर्मों से भी बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हैं। तो वो लोग इस जेतवन के बारे में, जो श्रावस्ती में स्थित है, इसके बारे में क्या जानते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच एक भंते जी भी हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भंते जी से जानना चाहेंगे। भंते जी, ये जो हमारे पीछे ये स्तूपा है नहीं, स्तूपा नहीं, ये शायद कुटी है, तो इसके नीचे क्या होता है, इसके बारे में अगर बताना चाहें तो बताएं। जी, इसके नीचे में कुछ नहीं है। ये क्या है कि जब अपने देश में, क्या आपको पता होगा कि अपना देश जो है कई सालों तक गुलाम रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब विदेशी आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने अपने देश पर आक्रमण किया। जब बौद्ध धर्म का शासनकाल चल रहा था यहाँ पर, पूरे देश, जो पूरा देश था बौद्धमय हो गया था। जब यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को नष्ट कर देना चाहा। उन लोगों ने एक तरफ से बौद्ध धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, एक तरफ से बौद्ध भिक्षुओं को मरवाने लगे। जो भी अगर कोई बुद्धिस्ट जिसके ज़ुबान पे आ जाता था कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, उसको तुरंत बेझिझक बिना सोचे उसे मरवा दिया जाता था, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया चलती रही। जहाँ पर बौद्ध मठ थे, मंदिर थे, विहार थे, उनको तोड़वा दिया गया। ये जो आपको ये सब दिख रहा है, ये समझ लीजिए ये बुनियाद ही बचा हुआ है। जी। ये ऊपर छत नहीं है, ये बुनियाद है। क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने आक्रमण किया है, तोड़ फोड़ किया है, इस वजह से थोड़ा सा ये मतलब ये टूटा फूटा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि जब पुरातत्व विभाग ने रिसर्च किया, पता चला कि ये जो स्थल है ये बौद्ध स्थल है। यहाँ पर जैसे जो चीज़ें मिली, उसी हिसाब से अनुमान लगा करके वो स्थान बना दिया गया। जी। और आपने बहुत जगह गोलाकार देखा होगा, वो स्तूपा होता है। जी, गोलाकार जो होता है उसके अंदर क्या होता है? हाँ, स्तूपा के अंदर स्तूपा ऐसा बताया जाता है कि जो रिलिक्स होती है, यानी भगवान बुद्ध की जो अस्थि कलश या अस्थियाँ होती हैं, उसका कुछ अंश स्तूपा में रखा जाता है। कहीं भी अगर स्तूपा बनता है तो ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं। अच्छा, स्तूपा में ऐसा होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर स्तूपा देखा होगा बहुत सारी जगह, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हो। वो उस समय में बहुत सारे भिक्षु लोग थे। उस समय अगर कोई भिक्षु ख़त्म हो जाया करता था, तो उसकी वो जब ख़त्म हो जाया करता था, तो उसकी अस्थियाँ जो थी उस स्तूपे में रख दी जाया करती थी, ठीक है। तो वो ऊपर से मतलब बढ़िया अच्छे से बना दिया जाया करता था, गोलाकार, उसी को स्तूपा कहा जाता है। जी। और भगवान बुद्ध की भी अस्थियाँ कई जगह हैं, लेकिन सब जगह नहीं हो सकती। जी। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया भंते जी कि ये तो शायद हम भी नहीं जानते थे कि जो स्तूपा होते हैं वहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ तो होती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अन्य जो भंते होते हैं या अन्य जो भिक्षुड़ियाँ होती थी, उनकी अस्थियाँ भी उसमें रखी गई होंगी, इसलिए भी वो सब स्तूपों में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ नहीं हैं। जी। वो उसमें अरहंत जो भिक्षु लोग थे, उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं। जी। और जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं, वहाँ पर लोग पूजते हैं, वो उसको मानते हैं। जी। जैसे कुशीनगर में रखा है, और यहाँ कपिलवस्तु में शायद रखा हुआ है। ऐसे मेन स्थानों पर उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। हमारे साथ में और भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस जेतवन के बारे में। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम सुनील पटेल है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मध्यांचल जोन अध्यक्ष हूँ। हमारे सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई। हम भी आज इधर घूमने के लिए निकले थे। जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बस यही श्रावस्ती के एक सिमरी चौराहा नामक चौराहा है, उस चौराहे के बगल में मेरा गांव है। अच्छा। तो सर, ये जेतवन के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कम शब्दों में बताएं सर, क्या जानते हैं जेतवन के बारे में आप? ये जो जेतवन
है इसके बारे में जितना जाना जाए कम है। वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। अच्छा। और श्रावस्ती ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये तपोस्थली तथागत भगवान बुद्ध की तपोस्थली है। और यहाँ पर सम्राट अशोक के ज़माने से ऐसा इतिहास बता रहा है कि ये जो श्रावस्ती है ये पावन नगरी रही है और यहाँ पर किसी प्रकार के अन्यत्र लोगों का वास नहीं होता था उससे पहले। अब हमारा टॉपिक कुछ अलग जा सकता है सर, तो अगर आपका नहीं अलग का मतलब क्या है कि आज के तारीख में हम लोग आए हुए हैं विशेष करके भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ यानी कि धार्मिक चर्चा करने की दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक सवाल जानना चाहेंगे, भगवान बुद्ध का जो जैसे भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उनका निचोड़, उनका क्या मैसेज है, तो वो अगर आप बताना चाहें 30 सेकंड के अंदर तो बता सकते हैं सर। देखिए, जो तथागत बुद्ध की, जहाँ तक हमारा मानना है, तथागत बुद्ध भगवान की जो निचोड़ थी, उन्होंने कहा कि किसी भी बातों में हमको अगर रखा जाता है, कोई भी बातें बताई जाती हैं किसी के द्वारा, हमारे द्वारा या कि दुनिया के किसी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा या महापुरुष के द्वारा, तो उन बातों को आप धैर्यपूर्वक सुनिए। सुनने के बाद में उस पर तर्क कीजिए, निष्कर्ष निकालिए, तर्क की कसौटी पर कसिए। यदि वो बात सही उतरे तो ही मानिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आज जो लोगों को बता दिया गया आंख बंद करके मान लिए। और तथागत बुद्धा ने जो उपदेश दिया कि किसी के बात को या हमारी बात को सुनिए, उसको तर्क की कसौटी पे कसिए फिर मानिए, ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने वर्ल्ड में जितने देश हैं, जितनी कंट्रीज हैं, सारे हमें लग रहा है कि हमारे देश से, हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन बात आती है तो कहना पड़ रहा है कि जितनी दुर्व्यवहार और ऊंच नीचता और जिस प्रकार से हमारे देश में एक अनैतिक तत्वों का समावेश हो गया है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। क्योंकि ये तथागत बुद्ध की देन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मानने वाले लोग हैं तो भारत के सिवा सभी देशों में बुद्धिस्टों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वो बुद्ध की विचारधाराओं को मानते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, हो जाएगा ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आगे क्या भविष्य है इस बुद्धिज़्म का इंडिया के अंदर में? अगर इन सब परिस्थितियों को हम देखते हैं, जैसे बाबा साहब ने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने कहा है कि एक न एक दिन जो है भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व बौद्धमय हो जाएगा, क्योंकि मानवता को बचाने के लिए एक यही सलूशन है, भगवान बुद्ध की शिक्षा। तो ऐसा लगता है, ऐसा कितने सालों में हो सकता है? अच्छा, कुछ बता सकते हैं, अनुमान है आपका, कैलकुलेशन है इस पे? कैलकुलेशन जारी है और कार्य भी जारी है, हो रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, बहुत ही कम समय। चूँकि ये कोई आज का नया मामला नहीं है, ये 1848 से संग्राम चल रहा है और आज 2024 बीत रहा है। आपने 1848 कहा, 1848 का क्या मायने है? 1857 क्यों नहीं? 1848 से ज्योतिबा राव फूले ने इस मुहिम को, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो 1857 की जो रिवॉल्यूशन क्रांति रही, उसके पहले 1848 में महामना ज्योतिबा फुले के द्वारा रिवॉल्यूशन किया गया था, है ना? लेकिन जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को बकायदा अच्छे ढंग से नहीं लिखा, कुछ चीज़ें जो है छुपा लिया। ऐसा है? कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर छुपा दिया गया। जो भारत का वास्तविक इतिहास था, तथागत बुद्धा से लेकर ज्योतिबा फुले से लेकर चाहे छत्रपति शिवाजी हो, संभाजी हो, ऐसे हमारे महापुरुषों को दफन कर दिया गया। और इन देश में जो विदेशी लोग आए, जिनको आर्य कहते हैं, हम खुले मंच से ब्राह्मण भी आर्य को ही ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और ऐसा है तो पाली भाषा का शब्द है आर्य, यानी आर्य से आर्य बना हुआ है, तो आर्य का मतलब तो श्रेष्ठ होता है। तो फिर ऐसा मतलब वो विदेश से आए, हमारे लोगों को गुलाम बनाया, हमारे लोगों को नहीं। एक सवाल है, सब लोग ये कहते हैं, हमारा एक सवाल है, जो पहले अच्छे शीलवान सदाचारी होते थे उनको आर्य, ये शब्द उनके हाथ में चला गया, ऐसा क्यों नहीं कहते? मतलब इसी शब्द को उन्होंने अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए वही शब्द को, वही मैं बताना चाहता हूँ, वही मैं कहाँ से हुई थी, वही मैं बताना चाहता हूँ। आप ये किस बेस पे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण्स जो हैं वो विदेशी हैं या विदेशी नस्ल, ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्यों? देखिए, उसके
कई सारे सबूत विज्ञान के द्वारा रिसर्च करके लाया जा चुका है। जैसे क्या रिसर्च जैसे है उसका? डीएनए के आधार पे राखी गढ़ी में जो डीएनए सर्च हुआ, क्या डीएनए है उनका तो और उनका आपका डीएनए क्या, मतलब हमारा क्या जो idea? डीएनए होता है वो MN3 जो भारत के मूल निवासियों का डीएनए है, MN3 है। और जो विदेशी ब्राह्मण्स हैं उनका डीएनए R1A1 है। उसके आधार पे और बोलगा टू गंगा में लिखा गया केदारनाथ पांडे जी के द्वारा। अच्छा, वो मतलब एक ब्राह्मण ही जो है ब्राह्मण के विरोध में लिख रहा है। बदन कौशल ने लिखा तो उसमें भी लिखा गया जी कि हम विदेशी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। और महात्मा गांधी जी ने लंदन या कहीं जा तो ऐसा करके भी एक तो हो स्पीच भी सकता दिया है। कि जो ऐसा भी तो हो सकता है, इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इंटरप्ट यू। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंडिया के मूल निवासी, वो भी इंडिजीनियस पीपल रहे हों, लेकिन वो जो है टूर करने के बहाने किसी अन्य देशों में गए हों, फिर वहाँ से जो है लौट करके आए हों। तो क्या ऐसा भी स्थिति है क्या? वहाँ से नहीं, फिलहाल ऐसा तो कोई मतलब किस भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं ये? बदन कौशल ने बिच्छू बन के पूरे विश्व में गए। वहाँ जो तुम भाषा नहीं समझते उसको ला करके हिंदी बनाया, अंग्रेजी को पाली बनाया, तब यहाँ किताबें लिखी गई। दूसरी बात ये है, देखिए राजा आया, राजा के शासन राजा अपनी मनमानी किया, मुस्लिम आया अपनी मनमानी किया, अंग्रेज आया अपनी मनमानी किया। नहीं, लेकिन हमको लेकिन अंग्रेजों ने ही तो ये जो हिस्ट्री है बुद्धा की, पहले सुनो, अंग्रेजों ने ही तो खोज अरे के वो लाया। सुरक्षित रखा। हाँ। ये यहाँ तुम्हारा जेतवन जो कहा जाता बचा है, ये अंग्रेज होते तो यहाँ गांव बसे होते, इतिहास नहीं होता। उन्होंने लिख कर लगाया कि जैसा है तैसा रहेगा, इसको कोई निर्माण नहीं करेगा। अगर ये ईंट कोई उखाड़ेगा उसको 2000 रुपये जुर्माना पड़ेंगे। और आज पहले तो अधिकार के लिए तलवार चलती थी, खून खराबा होते, मुस्लिम आए खून खराबा हुआ, अंग्रेज आए खून खराबा हुआ। आज तो बाबा साहब ने संविधान बना दिया, वोट डालने की जरूरत 20वीं सदी जा रही। मैं आपसे एक पुटअप करना 20वीं चाहूँगा सदी बीती जा रही, ऐसे रह जाइए आप। जी। आता ऐसे अंगूठा भी वोट डाल दो 75% जी। सरकार नहीं बना, जब तक सरकार नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन होना संभव नहीं है। अरे सर ये जो ओबीसी की जो ऐसे देखा, ये एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के एक धर्म इधर राज। जब तक शासन नहीं होगा तब तक जिसका शासन आया, मुस्लिम आया अपना सारा फैला दिया, राजा फैल गया, अंग्रेजों को सारी। जब जिस दिन शासन होगा उसने इसे वो आने के बाद पहले अपनी मतलब विचारधारा भंते जी फैलाई। बहुत बूढ़ बात ऐसा बता रहा, भंते जी भी ये कहना चाहते हैं कि जो है ये जो शासन में आए तो धीरे धीरे ऐसे क्यों नहीं पहचान ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं होगा। जी। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ओबीसी जो समाज है इस देश का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये वर्ड है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो मैं कोई असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो भी सवालात करूंगा, जो भी डिस्कस करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर के करता हूं और करता रहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ ओबीसी समाज आज मतलब किस स्थिति से गुजर रहा है? ओबीसी समाज क्या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी थ्योरी है उसको कितना पसंद करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आज के तारीख में जो है ओबीसी कैटेगरी जो है या ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपनी जो उनकी कल्चर है, जो इस देश की मूलभूत कल्चर है, उस कल्चर को नहीं फॉलो करते हैं, ऐसा लगता है। या फिर कितनी मात्रा में ओबीसी समाज आज भगवान बुद्ध के शरण में आ रहा है? देखिए सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमा, लेकिन अपने मध्यांचल जोन के अंदर मैंने घूम करके देखा तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब से बामसेफ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये मुहिम चलाना चालू किए मान्यवर कांशीराम साहब के बाद, तब से ओबीसी बड़े हाई पैमाने पे जागृत हो रहा है। असल में हुआ क्या करता था, ओबीसी को ब्राह्मणों के द्वारा टचेबल बनाया गया और कुछ लोगों को अनटचेबल बनाया गया। तो लेकिन एक सवाल है सर, हमारा सवाल ये है कि ये लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं उन्होंने बनाया जी, और उनकी संख्या भी कम रही जी, रही भी है, भी आज भी है जी। तो फिर इतनी छोटी संख्या के लोगों ने अगर कोई चीज़ कहा ये मानो, जी, तो मतलब ये कैसे संभव है कि ये कम
संख्या के लोग जो है इतनी बड़ी संख्या को ऐसा कर सकते हैं, इनकी गलती होगी, इनकी गलती या फिर इनकी सोच है, इनकी सोच है, इस पर क्या कहेंगे सर? मतलब ऐसा कैसा हो गया? देखिए सर, एक्चुअल ये है, जब इस देश में ब्राह्मण्स का आगमन हुआ उसके लगभग 2 से 3,000 2,000 वर्ष आज तक भी हम ये देख रहे हैं, आज भी मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं आज भी ये देखता हूँ कि जो है ये जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है या बुद्ध का जो कल्चर है, इस कल्चर को खास करके एससी और एससी में भी कुछ खास तबके के लोग ही इसको लीड कर रहे हैं, और इसको लीड कर रहे हैं तो ओबीसी तबका जो है वो पूरी तरह से, अगर कहीं कोई आ भी रहा ओबीसी तबका, तो वो एक अलग दृष्टिकोण से आ रहा है। वो जो है इनको एससी एसटी के जो लोग हैं इनके वोट्स को कलेक्ट करके जो है मतलब लीडर खुद को करना, जबकि लीडिंग का जो रोल अदा किया है वो एससी और एसटी लोगों ने किया है, लेकिन वो फॉलोअर नहीं बनना चाह रहा है। उसके मन में कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि जो ये असमानता का जो विचारधारा है वो घर कर गया, तो वो जो है पीछे पीछे नहीं चलना चाह रहा, वो आगे आगे चलना चाह रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मतलब हम देखते जहाँ हैं तक विचार कि अम्बेडकराइट मूवमेंट को सर जो सबसे पहले लीड किया, ठीक है ना जी, तो जो है उसको वो लीड करने का काम नहीं कर रहे हैं या उसको फॉलो करने का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं ऐसा आपको तो ऐसा हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। हाँ, लेकिन तो ऐसा क्या कहेंगे? लेकिन आप आपकी जो है? सही है, इसलिए क्योंकि जो लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट की बात करते हैं, अम्बेडकराइट मूवमेंट को लीड करने वाला जो पहला पार्टी या जो पहला संगठन है, ठीक है ना, तो उसके खेमे में न आकर के वो अन्य खेमे में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि हाँ हमारी ओबीसी कैटेगरी का आदमी कौन पार्टी बनाया है। तो मैं बिना नाम लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप इशारों में समझिए। तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, है ना, तो वो जो है अम्बेडकराइट मूवमेंट की बात जब करते हैं, लेकिन जो अम्बेडकराइट टीचिंग्स को जिस समाज ने हाथों पे उठाया, सर पे उठाया है, उस पार्टी में नहीं जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनकी कैटेगरी का आदमी जो बनाया है जी। तो ये स्थिति है सर, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक बातें अलग हो सकती हैं, राजनीति करने वाले लोग, मैं आपको थोड़ा सा राजनीति करने वाले कुछ ऐसे लोग, उनको समाज का गद्दार मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, खुद के जेब और पॉकेट पे ध्यान देते हैं, या तो उन पर आरएसएस बीजेपी का दबाव होता है तो ही वो ऐसे करते हैं। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करता है, मैं ये एलिगेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा सर जी, क्योंकि व्यक्ति की जब भगवान बुद्ध की बातें करते हैं या डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में पर्सनल जो थिंकिंग होती है या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अहम भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति तब तक कोई चीज़ नहीं मान सकता जब तक कि वो खुद न चाहे। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ सबसे पहले वो लोग हैं जिनको मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिस सिस्टम में है वो उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, बहरहाल मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जिस सिस्टम में है बेचारे, वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो समाज उनका है ना, तो वो रिवॉल्यूट नहीं है या रिवॉल्यूशन की तरफ नहीं ध्यान दे रहा है, उनमें एजुकेशन की कमी है। तो ये भी एक उनका हो सकता है, मजबूरी हो सकता है कि नहीं? लेकिन दूसरी बात ये है कि वो चाहते ही हैं ऐसा, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की बातें होती हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा बच्चा उसको कंपटीशन न करना पड़े। जो एससी एसटी ओबीसी के जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भी बच्चा जब पढ़ लिख करके यहाँ कंपटीशन फील्ड में आएगा तो हमारे बच्चे के साथ एक बड़ी चैलेंजेस हो जाएगी। तो इस वजह से वो एजुकेशन पे फोकस नहीं करता। इस पे क्या कहेंगे सर? क्यों नहीं करता वो? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं स्थापित करता, या एससी एसटी के बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट करता कि स्कूल जाओ? जो हमारे लोग होते हैं उनको सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया, तो वो उनको शिक्षा का अधिकार था नहीं, धन का अधिकार था नहीं। किसको नहीं था धन का? भाई हम ये कहते हैं एजुकेशन का राइट जो है एससी को नहीं था, एससी को नहीं था,
लेकिन उनको आप कहते हैं कि सछूत थे, वो टचेबल थे, ये अनटचेबल थे, तो उनको तो था, वो क्यों पीछे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। नहीं, लेकिन उस वक्त ये व्यवस्था लागू नहीं, उस वक्त तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही होते थे। अब पिछड़ा है तो भी शूद्र है, ओबीसी है तो भी शूद्र है, एससी है तो भी शूद्र है। नहीं शूद्र तो शूद्र है, देखें, और शूद्रों को अधिकार नहीं थे। नहीं देखें, जो ओबीसी समाज है, बाबा साहब ने अन्य अन्य जगहों जैसे राजस्थान आप चले जाइए, एमपी में चले जाइए, तो कहा जाता है वहाँ पर जो क्षत्रिय जो सेक्ट है, क्षत्रिय, तो वो उस व्यवस्था में क्षत्रिय है। लेकिन आज वहाँ पर उनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए बाबा साहब ने उनको ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में रखा, ओबीसी का वहाँ पर रिजर्वेशन लेते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो ये चीज़, और कहीं पे आप जाएंगे शायद हिमाचल प्रदेश या कहीं पर, वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन ब्राह्मण्स भी लेता है, और एक ऐसा ब्राह्मण्स जिसको अनटचेबल के इक्विवेलेंट में माना जाता है उनके स्क्रिप्चर्स के मुताबिक। तो बाबा साहब ने तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको जो है रिप्रेजेंटेशन के उद्देश्य से अलग अलग सेक्ट में बांटा, मतलब कैटेगरीज में बांटा, और उनको बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन ये व्यवस्था तो तब आई जब बाबा साहब आए, संविधान आया तब आया। मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ, इससे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होया करते थे। ये तो आप संविधान के बाद की, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद की बात करते हैं, हम उससे पहले की बात करते हैं। उस वक्त से हमारे लोगों को। अच्छा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कब से अस्तित्व में आया सर, इस पर क्या कहेंगे? कब से अस्तित्व में आई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? क्या शुरू से ही ये था, या फिर इसके पहले भी कोई कल्चर, कोई संस्कृति हुआ करती थी? इससे पहले हमारा जो देश था पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट देश था, बौद्धमय था। यहाँ पर आप जान सकते हैं सम्राट अशोक जैसे अखंड भारत का संचालन करने वाले लोग हुआ करते थे। और धीरे धीरे जब इस देश में ब्राह्मणों का आगमन हुआ, उन्होंने इस व्यवस्था को धराशायी किया। जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे या जो यहाँ भंते लोग हुआ करते थे, उनका कत्लेआम किया गया। हमें लगता है सर कि इस पूरे देश में जब हम घूमते हैं तो हर जगह जो है बुद्धिस्ट कल्चर और बुद्धिस्ट स्तूपा या फिर मोनास्ट्री ही नज़र आती है। अन्य गुफाओं में जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाइए, केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, मतलब कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए तो वहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर ही विद्यमान है, वही सब दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल है कि ये कम संख्या में जो लोग हैं वो कैसे धराशायी कर सकते हैं? मुझे जो लगता है, मैं जो रिसर्च करता हूँ कि आज की तारीख में जो उनका झंडा है, जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने धराशायी किया, तो उनका झंडा थामे हुए लोग आज के तारीख में ओबीसी समाज है। तो मुझे जो लगता है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ओबीसी समाज ने ही उस समय उनके खेमे में जा करके इनसे ईर्ष्या करके उनके झंडे को थामा और इनके खिलाफत किया। तो इस वजह से ओबीसी समाज ने ही इसको तोड़ा मरोड़ा, ऐसा है। मैं ये कि थ्योरी पेश कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो है जिसको कहते हैं 3.5% के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है, और आज भी वो नहीं करते हैं। मैं ये देखता हूँ कि शायद कभी कभी न्यूज़ आती है, लोग कहते हैं, मैं एक बात कर रहा तो उन्होंने कहा नहीं वो करते कहाँ, वो तो करवाते हैं। तो आज के तारीख में ये ओबीसी तबका ही ऐसा काम कर रहा है, ओबीसी तबका ही। उस समय भी मुझे जो लगता, मैं एक संभावना व्यक्त करूँ, प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं कि शायद ऐसा ही रहा होगा। उस समय भी ऐसा, उन्होंने जब उनका झंडा थामा तब जा कर के वो बलशाली हुए और उन्होंने जो है उनके कंधे पे रख करके ये सब जो डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर यूँ कह लीजिए जो डिके हुआ इस कल्चर का, वो ऐसा हुआ। तो इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं सर, क्या कहेंगे इस पे? इस थ्योरी सहमत होने की बात जहाँ तक है, जब किसी भी व्यक्ति को जानकारी ना हो, जानकारी के अभाव में अपने भाई का भी कत्ल कर सकता है। तो मैं आपकी बातों को निगेटिव नहीं करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि हुआ हो। ओबीसी समाज को क्या आप मैसेज, चलिए सब कुछ छोड़िए, लेकिन ओबीसी समाज को आज क्या मैसेज देते हैं? ओबीसी समाज हम देखते हैं सर कि 52% है इस देश में, ओबीसी समाज जो है 52% है, लेकिन फिर भी वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ पा रहा। क्यों, क्या कारण है इसका? क्या उनमें जो है सामाजिक जागरूकता अभी तक नहीं हो पाई है? ऐसी बात हो सकती है। सामाजिक जागरूकता अगर होती तो देश में जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक हो और राजा ना बन पाए, इसको यही कहा जा सकता है कि उनको जानकारी नहीं रही होगी। और आज जो है ये मुहिम जो चल रहा है, इस मुहिम के द्वारा ओबीसी समाज बहुत हाई पैमाने पे जागरूक हो रहा है और आने वाले समय में इस देश में एससी ओबीसी का राज होगा, मूल निवासियों का राज होगा, ऐसा मुझे
पूर्ण उम्मीद है और ज़ोर शोर से काम चल रहा है, लोगों को जागृत किया जा रहा है। सभी लोग अब अपने धर्म को भी बदल रहे हैं। ओबीसी के लोग बौद्धिस्ट रीति रिवाज से कार्यक्रम करवा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, लेकिन हम देख रहे हैं सर, वहाँ पर जो ओबीसी समाज का आदमी जब ये जो है ये करता है जी। तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो है तस्वीर जो है उसको नहीं लगाना, उससे कतराते या यदा कदा ये लेकिन प्रकार अगर लगाता है तो वो इनको अट्रैक्ट करने के लिए या पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से ऐसा करता है। ऐसा भी हमें लगता है सर, ऐसा क्या है सर? दूसरी बात, पहली बात ये हो सकती है कि पहली बात, दूसरा है कि एक तो अम्बेडकर से ईर्ष्या होती है, दूसरी बात ये चीज़ हम देखते हैं सर। इन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया था, उसका कारण है, मेन कारण है अशिक्षा। ठीक है, उनके बारे में जानना नहीं। अगर वो जानते कि अम्बेडकर क्या है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, इस समाज में विभिन्न प्रकार के जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं जी, उनको लिए उन्होंने क्या वास्तविक रूप से किया है, अगर उनको अगर जानकारी होती तो शायद वो ऐसा ना करते, और जिनको जानकारी है वो ऐसा नहीं करते हैं। इसका कारण है कि उनके बारे में न जानना, अशिक्षा। मतलब ये जो मतलब जान नहीं रहे हैं प्रॉपरली, इस वजह से दो जैसे, और दूसरा कारण हो सकता है कि जानते हुए भी एक जातिगत ईर्ष्या रखना, दिस इज कैन बी मेन फैक्ट। यही है। मतलब तो इस पर क्या आप कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर कोई भी देखिए देना सर, चाहते हैं अपना? अभी आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में हमें लग रहा है कि 20% ओबीसी के घर में बाबा साहब और तथागत बुद्ध की तस्वीर पहुंच चुकी है, लग चुकी है। और जो काल्पनिक लोगों की फ़ोटो लगी थी वो आज उतर रही है, जागरूकता बढ़ रही है। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा तो उसको अंधेरे में ढकेला जा सकता है, लेकिन जब वो शिक्षित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा। और दिन प्रतिदिन इनमें सुधार आ रही है। ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जो भी मूवमेंट बाबा साहब ने चलाया वो मूवमेंट ऐसा प्रचारित किया गया लोगों के द्वारा कि ये तो एससीओ के लिए किया गया। उस वक्त जो ओबीसी था वो सामाजिक रूप से बिल्कुल विकलांग था, उसको ज्ञान नहीं था। किसी को ये भी नहीं मालूम है कि सबसे पहले बाबा साहब ने उनके लिए मंच पे खड़ा हुआ। लेकिन कब मालूम होगा सर ओबीसी समाज को, कब ऐसा क्यों नहीं मालूम होता है? एससी एसटी के लोगों को मैं देखता हूँ वो कक्षा 8 पास होते हैं, कक्षा 5 पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो इन सब पे उनकी अपेक्षा जो है ज़्यादा होता है, जबकि वो ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं प्राप्त किए, लेकिन फिर भी उनमें जो है रेशनलाइजेशन का गुण है, एनालाइजेशन का गुण है ना, और डिफरेंशिएशन का गुण काफ़ी अच्छा है। ऐसा जबकि ये एजुकेशन में ओबीसी समाज आगे ही है इनकी अपेक्षा, तो फिर भी एक क्यों नहीं रिवोल्यूशन? क्या ऐसा आपको इसमें कोई साजिश नज़र आती है? हमें तो साजिश नज़र आती है। घाव होता कट जाता है ना, तो घाव एक बार सही नहीं होता, वो धीरे धीरे सही होता है। इसमें साजिश, बहुत बड़ी साजिश हुई। ऐसा प्रचार किया गया, ऐसा लोगों को, ओबीसी के लोगों को बताया गया, जाति व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी गई। एक जाति के लोग दूसरी जाति को छूना पसंद नहीं कर रहे थे। उनके ओबीसी समाज के लोग क्या आज जो है एससी एसटी के घर पर जा कर के जो है खाना पानी ये सब लेते हैं? बिल्कुल, हम लोग खुले आम करते हैं, मतलब उनके गिलास में पानी पीते हैं, उनको अपने थाली में खाना खिलाते हैं। ये रोटी बेटी का संबंध चालू हो गया है। अच्छा, चालू हो गया। लेकिन कितनी परसेंट मात्रा में? अभी तो हमें लगता है सर ये मतलब कहीं रेयर केस में हो जाता है, रेयर केस में होता है मुझे जो लगता है। और ये जो रोटी बेटी का संबंध है, इससे जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होती। बाबा साहब का एक कोट है, जाति व्यवस्था को नष्ट करने का ये है एक छोटा सा हिस्सा या कदम हो सकता है, लेकिन ये जो है फुल प्रूफ नहीं हो सकता है ना, फुल सलूशन नहीं है। उसके लिए जो है व्यक्ति के अंदर जो है ये मतलब ये जो वैचारिक रिवॉल्यूशन है ना, ये रिवॉल्यूशन होने की ज़रूरत होती है, तब ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो ठीक है, हम ये आपसे मिल करके और आपसे वार्तालाप करके काफ़ी अच्छा लगा। आप जो है आपका शुभ नाम फिर से बताएं सर। मैं सुनील पटेल, मध्यांचल जोन अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बामसेफ। सुनील पटेल जी हैं जो बामसेफ से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि बामसेफ इज़ द मोस्ट पावरफुल organization or federation in this country which can lead the people of this country towards humanity, so that the object of the Constitution of India can be established in this country, which is brought from the teachings of the Buddha by Baba Sahab, which are first one justice kind of economic, political
and cultural of society. Liberty, equality, fraternity. Liberty, if we talk about liberty, the liberty of expression, belief, faith and worship. And in the short words, if we want to tell about the Constitution of India, then we can say that the Constitution of India promotes justice, equality, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। हमारे साथ बहुत सारे लोग रहे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आपने हमें सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। नमो बुद्धाय, जय भीम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you so much. Thank you for giving precious knowledge about Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar and Constitution, and about India, and about what? And about the OBC caste. What are you doing this time, and what is right and what is wrong, and what should be to what should be done for the purpose of humanity? Our national, and we should do for equality. And tell me something. And me for forgetting the purpose of the Constitution of India: justice, liberty, equality, fraternity, unity, integrity. For the purpose of the establishment of humanity, not only in this country but also all over the world. स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, और हमेशा हमको जातिगत चीज़ों से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। और ऐसा नहीं, अगर हम बात करेंगे, अगर हम संविधान की बात करते हैं, अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, हम अगर छत्रपति साहू जी महाराज की अगर बात करते हैं, तो हमको हर किसी व्यक्ति से हमको समानता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम ठाकुर पंडित से हम असमानता की बात करेंगे, उनके साथ हमेशा अन्याय की बात करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारी मानवता पे हम अच्छे व्यक्तित्व, हमें अगर संविधान को फॉलो करते हैं, अगर हम अपने बाबा साहब को फॉलो करते हैं, ज्योतिबा राव फुले को फॉलो करते हैं, हम छत्रपति साहू जी महाराज को अगर फॉलो करते हैं, तो हमारे एक चीज़ होनी चाहिए, मानवता और समानता। हमेशा न्याय की बात करनी चाहिए। हमेशा मनुष्य, यही चीज़ें हैं जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है और एक अच्छा भारत का नागरिक बनाती है। और अच्छा भारत का नागरिक होने के नाते अपना ये मूल्य कर्तव्य हमको अवश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। मेरे तरफ से बहुत, मुझको नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है उतना मैं आप लोगों को मैं अपनी बातों से रूबरू करा रहा हूँ। मेरा यही मानना रहता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार करें, किसी के साथ ऊंच नीच जात पात का कोई भी व्यवहार न करें। क्यों कि सभी मनुष्यों का जो है जन्म लेने की प्रक्रिया एक ही है। हमारी भी माँ 9 महीने के बाद पैदा करती है, इनकी भी माँ 9 महीने के बाद बात करती है। चाहे वो बड़ा वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, वो भी 9 महीने के बाद पैदा होता है। उसकी भी माँ 9 महीना प्रेग्नेंट होती है, जैसे हमारी माँ होती है। तो सारे समाज समुदाय की जो महिलाएं होती हैं, जन्म की प्रक्रिया एक समान है। तो कौन हमारा ऊंचा हो गया, कौन नीचा हो गया भाई, बताओ। 9 महीने बाद तुम भी पैदा हो रहे हो, 9 महीने बाद हम भी पैदा हो रहे हैं, 9 महीने बाद एसटी भी पैदा हो रहा है, 9 महीने बाद ब्राह्मण भी पैदा हो रहा है, 9 महीने बाद। लेकिन सर भारत में ऐसी व्यवस्था है, तो व्यवस्था है, उस चीज़ को सुधारना है ना। हमारा संविधान क्या कहता है, उसी चीज़ को सुधारना है कि हमको सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, हमको सभी के साथ न्याय की बात करनी है, हमको अन्याय की बात नहीं करनी है। आप जो है नीचे न मानो, बिल्कुल नहीं, मानो। इस अगर बुद्ध की धरती पर खड़े हैं तो मानो एक समान का हमेशा भाव लेकर चलना चाहिए, है ना। तो अगर मेरे साथ कोई अन्याय की बात करता है, वो उसका कर्म है, हम न्याय की बात करते हैं, मेरा कर्म है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि कोई तुम किसी का भला कर रहे हो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। वो तुम्हारा बुरा कर रहा है, वो उसका कर्म है। उसको उसके स्थान पे छोड़ दो, हमको अपने स्थान पे छोड़ दो। तो हमारे तरफ से एक यही संदेश है कि सबके साथ, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी जातिवादी चीज़ें हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करिए, सबके साथ न्याय की बात करिए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को हम बिगाड़ देते हैं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।